आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से चलाए जा रहे 75 व्याख्यान की इस श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ शोक विद्वान के रूप से जुड़े हुए हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला जी। आप शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं वर्ष 2009 से, और उसके पहले जो है सर तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में ही प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। सर ने समकालीन कविता उसके प्रतीकों को लेकर लगातार काम किया हुआ है। सर की जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उसमें समकालीन कविता में प्रतीक विधान, समकालीन कविता में प्रतीकों की प्रासंगिकता, समकालीन कविता में लोक तत्व, आधुनिक भारतीय समाज में वृद्धजनों की दशा और दिशा, शून्य मानस में बुनियादी प्रश्न और कविता का लोक पक्ष, ये सारी वो पुस्तकें हैं जो सर की प्रकाशित है। जिससे जैसे कि मैं कह रहा था, प्रतीकों पे, समकालीन कविताओं पे, वृद्धजनों की समस्याओं पे लगातार सर जो है अपनी लेखनी के माध्यम से शोध से जुड़े हुए, अध्ययन अध्यापन से जुड़े आवाज नहीं आ रही सर। इससे जो है लाभान्वित भी हो रहे हैं। आज इसके अलावा सर जो है चूंकि छिंदवाड़ा जिले से है, तो वहाँ के आदिवासियों को लेकर सर लगातार शोध का काम कर रहे हैं। लोक देवताओं को लेके, उनके प्रतीकों को लेके, उनकी मान्यताओं को लेके, जो कि महाराष्ट्र शासन के अलग अलग विभागों द्वारा समय समय पर शोध प्रकल्प के रूप में स्वीकृत होते रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट सर ने पूरे किए हैं। आज जिस विषय पे केंद्रित होकर सर आज अपनी बात यहाँ पे रखेंगे वो है समकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता बोध। तो इसी विषय पे आज का ये व्याख्यान सर का। मैं सर के प्रति आभारी हूँ कि सर ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय चंदेला सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के विषय पर केंद्रित होकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय चंदेला सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे समादरणीय आदरणीय भाई मनीष मिश्रा जी, और इस चर्चा सत्र में जुड़े सभी सुधीर श्रोता, विद्वत आचार्य और आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत व्याख्यान आयोजन हेतु संबंधित संस्था को मेरा, यानी छिंदवाड़ा की माटी से मैं उनको हजार माथे से नमन करता हूँ, प्रणाम प्रेषित करता हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो विषय है समकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता बोध। इसमें मुख्यतः 3 शब्द हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक है समकाल या समकालीन या समकालीनता, दूसरा है कविता, विशेषतः हिंदी कविता, और तीसरा जो शब्द है राष्ट्रीयता, जिसकी अर्थ व्याप्ति, जिस और जिसकी अर्थ गंभीरता और इसकी वैशिष्ट और मर्यादा स्वयं सिद्ध है। हम सब इस राष्ट्रीयता और राष्ट्रबोध जैसे वैभवशाली शब्दों की मर्यादा से परिचित हैं। फिर भी मेरे आज के विषय में जो चर्चा के केंद्र में होंगे, या जिन पक्षों को लेकर, जिन बिंदुओं को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन तथ्यों को लेकर, जिन घटकों को लेकर, जिन आनुषंगिक तथ्यों को लेकर मैं बात करूंगा, तो उसमें कुछ जो है, पहले तो ये बताने की कोशिश करूंगा कि समकाल क्या है, फिर राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता बोध के तत्व कौन कौन से हैं, और आधुनिक समय में इनमें और कौन से घटक तत्व समक्ष आते हैं या हो सकते हैं। मेरे क्या व्याख्यान या चर्चा के केंद्र में ये अधिकांश होंगे। फिर जान पाएंगे कि
इनको केंद्र में रखकर समकालीन जो कवि हैं उनके विशिष्ट हस्ताक्षर हैं वो कौन है। व्याख्यान की जो विषय है उस विषय का उद्देश्य भी बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। इससे ये पता चलेगा कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता क्यों, अगर राष्ट्रीयता नहीं होगी, राष्ट्रीयता के तत्व नहीं होंगे, तो क्या इससे राष्ट्र के विस्तार या राष्ट्र के संकुचन में आदि आदि स्थिति उपस्थित हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हम ये जान पाते हैं कि राष्ट्र से बड़ा राष्ट्र भी नहीं होता, बल्कि उसकी राष्ट्रीयता होती है। इसलिए राष्ट्रीयता की व्यापकता को जानना या चर्चा करना ही आज के विषय का प्रमुख ध्येय है। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सत्य भी हैं जिनको उद्घाटित करना भी मेरे चर्चा के केंद्र का मुख्य ध्येय होगा। हम इससे जान पाएंगे कि संपूर्ण राष्ट्रीय तत्वों का हम इसमें दर्शन कर सकेंगे। यह भी देखेंगे कि पूरे राष्ट्र को जोड़े रखने की मुनादी है समकालीन कविता। फिर कोई भी राष्ट्र का अर्थ जो है इस सम्मिलित अर्थ का बोधक होता है, कैसे होगा यह चर्चा के दौरान समक्ष होगा और स्पष्ट भी होगा। फिर राष्ट्रीयता एक धारा के समान प्रवाहित हुई है, कविता के अंशों के माध्यम से समझ पाएंगे। और जो विशिष्ट बात है वह विशिष्ट बात है कि अपना देश अपनी भाषा होनी चाहिए, यानी एक देश एक भाषा के सूत्र, और वह भी ठोस कार्य कारण संबंध समकालीन कविता में केंद्रस्थ हैं, निहित हैं, उनको हम जानेंगे। और इन संपूर्ण के केंद्र में होगा नए भारत की संकल्पना, नए राष्ट्र की संकल्पना, और इसलिए महत्वपूर्ण होती है समकालीन कविता और बन पाती है राष्ट्रोत्थान का जीवंत दस्तावेज। इसलिए कि यह कविता देश को बांटना नहीं, जोड़ने का आह्वान करती है। आज का यह चर्चा सत्र में भी सामने आएगा कि देश को बांटना नहीं, देश को जोड़ना है, एक सूत्र में पिरोना है, जिसे कवि मन की राष्ट्रीय मर्यादा भी कह सकते हैं। और इसी मर्यादा से मर्यादित हो कवि की भावनाओं में, कवि के संवेदना संसार में राष्ट्र प्रेम के बिंब तैयार होते हैं। कुछ समकालीन सशक्त कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनका नामोल्लेख करना चाहूंगा, जिनकी कविताओं को केंद्र में रखकर हम राष्ट्रीयता के घटक तत्वों को जान पाएंगे। इनका क्रम निर्धारण कठिन काम है, अतएव मैं इनका नाम बड़ी सरलता और सहजता के साथ स्मरण करते हुए ले रहा हूं। कुंवर नारायण, भगवत रावत, मलय, विष्णुचंद्र शर्मा, विनोद दास, रघुवीर सहाय, सुदामा पांडेय धूमिल, कुमार विकल, विजेंद्र, आलोक धनवा, उदय प्रकाश, लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर मंडलोई, विष्णु खरे, दिनेश कुशवाहा, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, स्वप्निल श्रीवास्तव, अनिल जन विजय, अरुण कमल, भारती यायावर, सुधीर सक्सेना, नरेंद्र पुंडरी, देवेंद्र दीपक, परमानंद श्रीवास्तव, आदि आदि एक लंबी श्रृंखला है। पर इनकी काव्य संवेदना को स्मरण करते हुए समकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता का हम जान सकेंगे। ये बात कहूं, कुछ बीज वाक्य बताना चाहता हूं
और ये बीज वाक्य ही मेरे चर्चा का केंद्र होंगे। और ये बीज वाक्य साधारण नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रबोध के प्रति आह्वान के विशिष्ट स्वर हैं। और इन्हीं से राष्ट्रीयता के संबंध सूत्र बुनते चलते हैं। ये ठोस कार्य और कारण को समक्ष लाते हैं और बताते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता क्यों। कवि मर्यादा कह पाती है कि राष्ट्र से बड़ा राष्ट्र नहीं होता, बल्कि उसकी राष्ट्रीयता होती है। तो वे जो बीज शब्द हैं, वो बीज वाक्य हैं, वे बीज वाक्य जो हैं, देखिए, देश को बांटने बंटने ना देने का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न, एक देश एक भाषा, यानी पानी की भाषा में पानी को और जमीन की भाषा में जमीन को कहने का जो सच है, वो जगूड़ी का यह बीज वाक्य है। आग नहीं तो कविता नहीं, यह मंडलोई का बीज वाक्य है। ऐसे ही अगर आग नहीं तो कविता नहीं, यानी जहां राष्ट्रीयता नहीं वह राष्ट्र नहीं, जैसे बीज वाक्य मंडलोई ने दिए हैं। मैं सिर्फ एक कवि हूं, रघुवीर सहाय का बीज वाक्य है। यह कविता नहीं, गोली दागने की समझ है। आलोक धनवा का यह बीज वाक्य, कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, धूमिल का यह बीज वाक्य। और इसी क्रम में युवा हो रहा हरापन, स्वप्निल श्रीवास्तव तथा जमीन बनना, अनिल जन विजय के बीज वाक्य हैं। और ये बीज वाक्य, जैसे कि मैंने कहा, कि मेरे नहीं बल्कि स्वयं कवियों के हैं, जिनसे मुझे राष्ट्रीयता के तत्वों की झलक और स्पष्ट संकेत दिए हैं। इन्हीं बीज वाक्यों के माध्यम से मैं आज के राष्ट्रीयता के जो तत्व हैं, उन तत्वों को स्पष्ट करना और समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। ज्यादा बहुत लंबे समकालीन और राष्ट्र और राष्ट्रीयता पर विस्तृत नहीं कहूंगा, मैं अपने सीधे सीधे अपने मुख्य विषय पर आऊंगा। पर यह बताना समीचीन होगा कि समकाल क्या है, यानी एक समय खंड जिसे हम समकाल के नाम से जानते हैं। अगर राष्ट्र कहूं तो राष्ट्र से तात्पर्य है जिसमें एक भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक विचारधारा तथा विशिष्ट क्षेत्र वाले जन समूह से है। कोशकारों ने भी, यानी शब्दकोश में भी, राष्ट्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विशिष्ट क्षेत्र, एक भाषा, रीति रिवाज और राजनीतिक चेतना वाले जन समूह को राष्ट्र के लिए अनिवार्य माना है। फिर राष्ट्र उस मानवीय समूह से है जो जाति, धर्म, भाषा, परंपरा, संस्कृति आदि बंधनों के फलस्वरूप राजनीतिक एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। और राष्ट्रीयता से अभिप्राय इतिहासकार गिलक्राइस्ट के अगर शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो भली भांति राष्ट्रीयता का अभिप्राय स्पष्ट होता है। वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता उस आध्यात्मिक भावना से है जो इस जन समुदाय में पाई जाती है, जिसके सदस्य एक मूल वंश के हों, एक ही भूखंड में निवास करते हों, एक भाषा का प्रयोग करते हों, एक ही धर्म के अनुयायी हों, जिनका इतिहास और परंपरा समान हो, जिनका आर्थिक हित समान हो और जो राजनीतिक एकता के समान आदर्श रखते हों। दूसरा, राष्ट्रीयता एक सामूहिक भाव है, त्याग और समर्पण है, एक मूल्य बोध है तथा संवेदी हृदय की सर्वोच्च भाव प्रवणता है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परंपराओं, रीतियों, नीतियों से लेकर गौरव गाथाएं समाहित होती हैं, जिससे राष्ट्रीयता की अस्मिता का निर्माण होता है।
और एक संकल्पना उत्पन्न होती है। समकालीन हिंदी कविता में यही धारा प्रवाहित हुई है, जिसमें संवेदना के साथ आंदोलन है, क्रांति का उद्घोष है, असंतोष की भावना है, सत्ता के खिलाफ एकजुटता है तथा आदर्श व यथार्थ की संकल्पना भी इसमें सन्निहित है। थोड़ा सा हम राष्ट्रवाद को अगर देखें तो राष्ट्रवाद की एक पंक्ति में परिभाषा आती है और बताया जाता है कि यह एक विचारात्मक शक्ति है जो किसी प्रकार का संगठित भावात्मक माध्यम है। राष्ट्रवाद दरअसल राष्ट्रीयता की भावना को संगठित रूप से अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। और अब बात आती है राष्ट्रीय तत्वों की, और यही अनिवार्य तत्व है किसी भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। और ये तत्व है सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना संपन्न जनता में अपने देश के प्रति त्याग, प्रगति, सुरक्षा, प्रेम और सम्मान का भाव। इसे ही हम राष्ट्रीय चेतना भी कहते हैं या उसके नाम से संबोधित करते हैं। दरअसल राष्ट्रीयता के तत्व जो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परंपराओं, रीतियों, नीतियों से लेकर गौरव गाथाएं होती हैं, जिनमें देश के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण, प्रगति, सुरक्षा, सम्मान आदि के भाव सम्मिलित होते हैं। समकालीन कविता में आज जो अपने चर्चा का विषय है, उसके केंद्र में इन घटकों के साथ साथ, इन अनिवार्य तत्वों के साथ साथ कुछ घटक तत्व भी हैं जिन्हें कवि स्वयं स्वीकार करता है, और हम पाठक होने की हैसियत से इसे भी स्वीकार करना हमारी अनिवार्यता है। और ये अनिवार्यता की श्रेणी में जब इन तत्वों पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि समकालीन कविता में राष्ट्रीयता के जो घटक तत्व हैं वे है नई भाषा की, वो नए भारत की संकल्पना या नए राष्ट्र की संकल्पना। तो नया भारत और नए राष्ट्र की संकल्पना कैसे पूर्ण होगी, कैसे अभिव्यक्त होगी, कैसे चरितार्थ होगी, कैसे फलीभूत होगी, इनको जब देखते हैं तो नए भारत की संकल्पना में यह है कि एक देश, एक भाषा होनी चाहिए। आप सबके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित है कि हमारे देश में हमारी राष्ट्र की भाषा कौन सी है और संघ की भाषा कौन सी है। इसलिए कवि संवेदना में यह बात, या उनके संवेदना के ताप पर तप कर यह बात समक्ष आती है कि नए भारत की संकल्पना या नए राष्ट्र की संकल्पना में एक देश, एक भाषा भी अनिवार्य घटक तत्व है। और दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तीसरा है जमीन की भाषा में जमीन को, यानी अब पानी की भाषा में पानी को, अपनी भाषा में अपनी बात रखने का एक विकल्प। और इसी का जो प्रमुख है कि देश को बंटने ना देना, किसी भी स्थिति में देश को अखंड होने से, खंडित खंड खंड होने से बचाना है, अखंड बनाए रखना है। भाषा, जाति, धर्म, रंग, रूप आदि आदि के आधार पर बंटने ना देना भी समकालीन हिंदी कविता की राष्ट्रीयता का घटक तत्व है। दूसरा है कि देश की सीमा का विस्तार किस रूप में देखते हैं। वह रूप हो सकता है राजनीतिक, भाषिक, भौगोलिक, शासकीय, सत्ता व शासन, सभी स्तर पे अगर हम देखते हैं तो समकालीन कविता देश की सीमा के विस्तार को भी राष्ट्रीयता का घटक तत्व मानती है, और इसी में निहित है राष्ट्र का गौरव और उसका आदर्श। फिर अंतिम बात इसमें जो कही गई है, समकालीन कवियों ने राष्ट्रीयता के जो तत्वों को
समक्ष लाने का प्रयास किया है, उसमें है देश की आलोचना करने से बचना। तब वो लिखते हैं कि देश में रहकर देश की आलोचना करना जुर्म है। यह भी राष्ट्रीयता के तत्व के रूप में उद्घाटित हुआ है। भारत में सदा से विविधताओं के बीच मौलिकता या मौलिक एकता विद्यमान रही है। सांस्कृतिक और धार्मिक एकता इसका आदर्श उदाहरण है। इस मौलिकता ने ही भारत को एक सूत्र में बांधे हुए, जब जब धर्म की हानि और अखंडता पर कुठाराघात हुआ है, हम एक रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत से पहले भी और तत्समय भी। यथानुरूप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी देश के हर भाग, हर धर्म, हर जाति और हर भाषा भाषियों ने बिना किसी भेदभाव के आजादी के आंदोलन में भाग लिए। और आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी की लड़ाई में यही एकता भाव हमारी स्वतंत्रता और प्रगति का सूचक था, जिसे समकालीन कवि अपनी संवेदना में, अपनी काव्याभिव्यक्ति में इसे बातों बिंबित करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो यह राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं भाईचारे के पर्याय रूप में भी सामने आती है। भाईचारा कैसे? जिसे जिसे जिसमें भाषा भी है, मान्यताएं भी हैं, परंपराएं भी हैं, रीति रिवाज भी हैं, और ये सारे विविध होते हुए भी, अनेक होते हुए भी, यानी अनेकता में एकता जो है, वो कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीयता का द्योतक है, राष्ट्रीयता के सम्मिलित अर्थ का बोधक है। और यह राष्ट्रीयता इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में भाईचारे के पर्याय रूप में भी आती है, जिसे आज आदमी भूलता जा रहा है। इसलिए हमें राष्ट्रीयता का पाठ या राष्ट्रीयता का संदर्भ या राष्ट्रीयता का जो हमें दिया जाता है, समकालीन कवियों ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए काव्य का विषय बनाया। अब हम इसलिए कि अब हम मतलब के अंधेरे में इस भाईचारे को भूलते जा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता पर खतरा मंडरा सकता है। धूमिल आदि आदि कवियों ने इस भय को, इस डर से आतंकित होकर और अपनी काव्याभिव्यक्ति में भाईचारे का संकेत दिया है। और वो कहते हैं, आत्मा की सरलता को मारकर मतलब के अंधेरे में सुला दिया है, सबने भाईचारा भुला दिया है। अर्थात जिसमें राष्ट्रीयता होगी उसमें भाईचारा होगा ही, और जिसमें भाईचारा होगा वह क्रूर नहीं हो सकता। अतः क्रूर होती दुनिया को केवल राष्ट्रीयता ही बदल सकती है। तो ये राष्ट्रीयता के जो घटक तत्व हैं, उन घटक तत्वों को हमने जो विमर्श के केंद्र में रखा, उसके पीछे का ठोस कारण, कार्य और कारण यही दिखाई दे रहे हैं कि कैसे क्रूर होती दुनिया को बदल सकते हैं। मानवीय व्यवहार हो, मानवीय आचरण हो, सबके सब इस भाईचारे के कारण ही निहित या सन्निहित या तद्रूप दिखाई दे सकती है। समकालीन कवियों ने स्पष्ट रूप से अपनी काव्याभिव्यक्ति में कहा कि क्रूर होती दुनिया को, मानसिकता को केवल राष्ट्रीयता ही बदल सकती है। समकालीन कविता में यह बोध है। इसके कुछ अंश हम परमानंद श्रीवास्तव की अपनी पैर कविता में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि जबकि चलना बहुत कुछ जरूरी था, वक्त के हिसाब से चलना बहुत कुछ जरूरी था, वक्त के हिसाब से बल्कि तेज चलना था एक बेढंगी
और क्रूर होती दुनिया को बदलने के लिए। समकालीन कविता में जो राष्ट्रीयता बोध है, वह राष्ट्रीयता बोध इस दुनिया को, वर्तमान दुनिया को, आधुनिक दुनिया को, यंत्र चालित दुनिया को, आभासी दुनिया को, ग्लोबल की दुनिया को वो जो है बदलना चाहते हैं। और बदलना इसलिए नहीं कि गांव अब विश्व गांव क्यों हो गया, उस विश्व गांव को बदलने के लिए नहीं, बल्कि विश्व गांव होती दुनिया में जो भाईचारा समाप्त हो रहा है, उस भाईचारा को बनाए रखने के लिए समकालीन कविता जो है हम इसे देखना होगा। इसी तरह सम्मिलित अर्थ का जब हम बोधक देखेंगे, सम्मिलित अर्थ का जब रहस्य को जानेंगे, तो समकालीन कविता में यह तत्व भरपूर दिखाई देंगे। इन्हीं ठोस आधारों को लीलाधर मंडलोई एक नया मुहावरा देते हैं और कहते हैं कि मेरी मेज पर टकराते हैं शब्द से शब्द, एक चिंगारी उठती है और कविता में आग की तरह फैल जाती है। आग नहीं तो कविता नहीं। स्पष्ट संकेत है, हम सब की समझ ही गए होंगे, कविता के भाव, शब्दों का अनुशासन और शब्दों का सौंदर्य हमें जो है किस तरह राष्ट्रीयता के उन प्रेरक तत्वों की ओर, राष्ट्रीयता के अनिवार्य तत्वों की ओर संकेत कर रहे हैं कि राष्ट्रीयता यानी कि कविता में आग नहीं तो कविता नहीं, यानी राष्ट्रीयता नहीं तो भाईचारा नहीं, राष्ट्रीयता नहीं तो राष्ट्र नहीं। अगर हमें नए राष्ट्र की संकल्पना करनी है, नए राष्ट्र का नक्शा तैयार करना है, नए राष्ट्र का मसौदा तैयार करना है, नए राष्ट्र की एक आदर्श चरित्र देखना है, तो हमें उसमें राष्ट्रीयता के घटक तत्वों को जो है अनिवार्य रूप से देखना होगा। और किस तरह, जैसे आग नहीं तो कविता नहीं, कविता में राष्ट्रीय चेतना के, राष्ट्रबोध के, राष्ट्रीयता के स्वर गुंजित होने ही चाहिए। तभी हम एक नए राष्ट्र की, संपूर्ण राष्ट्र की, आदर्श राष्ट्र की संकल्पना कर सकते हैं। ऐसे कार्य कारण सूत्र बताए कि नए राष्ट्र की निर्मित कैसे हो सकती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना कब पूरी हो सकती है, एक देश एक भाषा का विधान कब हो सकता है। ऐसे ठोस कार्य कारण संबंधों की ओर समकालीन कविता इंगित करती है, जो कि वर्तमान राष्ट्रीय के घटक तत्वों में महत्वपूर्ण और सिद्धत है। इसी तरह ऋतुराज ने भी कार्य कारण सूत्र बताए हैं राष्ट्रीयता के। कैसे बताए? कहते हैं कि शब्द और अर्थ से ही नहीं रची जाती है कहीं फूल कहीं पत्तियों के रंग की यह दुनिया। क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ से ही नहीं रची जाती है कहीं फूल कहीं पत्तियों के रंग की यह दुनिया, ठोस आधार है जिसके कार्य कारण का सूत्र। यह कार्य कारण का सूत्र राष्ट्र राष्ट्रीयता का आनुषंगिक कारक है। छठवें दशक के पश्चात हुकुमचंद राजपाल 1964 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहते हैं, या कविता के समाप्ति के बाद की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। और तब हमारे समक्ष छठवें दशक के पश्चात की कविता में जो राष्ट्रबोध, जो राष्ट्रीय चेतना के स्वर, राष्ट्रीय अस्मिता के जो मूल्य समक्ष आते हैं, वे हमें नया या राष्ट्र प्रेम का नया अर्थ प्रदान करते हैं। इसीलिए तो समकालीन कविता आज के समय में राष्ट्रीयता की या देश और समय की पुकार बन गई है। रघुवीर सहाय जैसे
विशिष्ट हस्ताक्षर अपने काव्य जनित चेतना में, अपनी काव्य संवेदना में इस कार्य कारण संबंधों को, कार्य कारण सूत्रों को जोड़ घटाते हुए अभिव्यक्ति देते हैं और कहते हैं, मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूं। मैंने पहले ही बीज वाक्य बता दिया है और वे बीज वाक्य में ये शब्द आए हुए हैं, और जिसमें जैसे रघुवीर सहाय अपनी काव्य संवेदना में तपाते हुए अभिव्यक्ति देते हैं कि मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूं। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, ना उनके साथ खाने के लिए गम, मगर हाँ, मगर देश को एक सूत्र में बांधे रखने का उत्तम प्रयास कर सकता हूं, उत्तम उपाय दे सकता हूं। ऐसी राष्ट्रीय वैचारिकी समकालीन कविताओं में अनुस्यूत हुई है, और उस वैचारिकी की संवेदना, अनुभूति जन संवेदना हमें समकालीन कवियों में, समकालीन कविता में, समकालीन वैचारिकी में दिखाई देती है। वे कहते हैं, वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। यह कहने वाले सुदामाबाद पांडे धूमिल अपने संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में इस कविता को प्रमुखता से स्थान देते हैं और बताते हैं संकेत रूप में, प्रतीक रूप में, कि कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। किसी भी देश के देशवासी, किसी भी देश का नागरिक, किसी भी राष्ट्र का प्रमुख से लेकर आम या साधारण जन भी उस राष्ट्रीयता से बाहर नहीं हो सकता। देश के देशवासी अपनी देश की वैचारिकी से बाहर नहीं हो सकता। उसकी देशीयता या अथवा राष्ट्रीयता ही उसे एक सूत्र में, यानी नाप के बीचों बीच रखती है। तो वह नाप कौन सा है जिसके बीचों बीच मनुष्य को, या उसके बीचे बीच उस देश की जनता को, या उसके बीच, उस नाप के बीचों बीच वहां के राष्ट्र के निवासियों को रखना पड़ता है, जिसे हम राष्ट्रीयता का संबंध सूत्र भी कह सकते हैं। इसे हम राष्ट्रीयता के कार्य कारण सूत्रों के अंतर्गत भी रख सकते हैं। और वह क्या हो सकती है? हमारी भाषा, हमारी सांस्कृतिक वैशिष्टता, हमारी रीति, हमारी परंपराएं, जो हमारे देश का गौरव है। वह गौरव यानी वह संस्कृति, वह परंपराएं, ये हमारी नाप है, देशीयता की नाप है, देशी संस्कृति की नाप है, यानी राष्ट्रीयता की नाप है, जिसके बाहर हम नहीं हो सकते। इस कविता में यह भी प्रतीकात्मक संकेत है कि हम भले ही वैचारिक द्वेष और द्वंद्व भाव रखते हो, किंतु राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति हम सब एक हो जाते हैं और आज भी एक हैं। इस तरह राष्ट्रीयता बोध को लेकर चलने वाले विचार आंदोलन की सशक्त अभिव्यक्ति हमें समकालीन कविता में दिखाई देती है। ऐसी कविताओं को पढ़कर पाठक बार बार राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति सचेत होता है और कवि की आग्रही अभिव्यक्ति भावनात्मक और बौद्धिक स्तरों पर आंदोलित हो कह उठती है, जिसे आप मामूली आदमी कहते हैं, महसूस करने लगता है वह आदमी की पीठ पर लिखे गए सैकड़ों उपन्यासों और अपने हाथों और सड़कों को। आलोक धनवा की यह अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय चरित्र को जो है उद्घाटित करती है और मानस पर, पाठक के मानस पर राष्ट्रीयता के घटक तत्वों की ओर लेकर जाती है, उनसे जोड़ देती है। ऐसे ही कुमारेंद्र पारसनाथ भी अपनी काव्य संवेदना में कहते हैं, मेरे हाथों में जो कलम है, कल की लड़ाई का नक्शा तैयार करने में लगी है। कल की लड़ाई का नक्शा, जैसे कि मैंने कहा कि हम भाईचारा को भुला दिए हैं,
हम भाईचारा हमसे दूर होते जा रहा है। अब यह दुनिया क्रूर होती जा रही है। तो क्रूर दुनिया को बदलने के लिए जिस वैचारिकी का द्वंद्व संभव है, उसकी ओर कुमारेंद्र पारसनाथ अपनी कविता में करते हैं। इस तरह समकालीन कविता में संपूर्ण राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं, जिसमें अखंड भारत से लेकर नए भारत तक के अखंड भारत के दर्शन हमने पहले ही कर चुके हैं और नए भारत का दर्शन करने जा रहे हैं। समकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की ये स्वर बार बार भिन्न भिन्न या भिन्न भिन्न वैविध्यों के साथ जो है हमें सुनाई पड़ते हैं। इसलिए परमानंद श्रीवास्तव को कहना पड़ता है, सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ हाँ मैं कवि हूं, कवि यानी भाषा में भदेश हूं, इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। कवि कल्पना के लोक में जाकर परमानंद श्रीवास्तव जैसे सशक्त हस्ताक्षर जो है राष्ट्रीयता के बीज ढूंढता है। देशवासियों के मानस में इन बीजों को अंकुरित, पुष्पित और अधिरोपित करना चाहता है। ऐसी भूमि, ऐसी भाव भूमि, ऐसी राष्ट्रीय भूमि, ऐसी जमीन पाठक और देशवासियों की मानस में तैयार करना चाहता है, जिसमें राष्ट्रीयता के वृक्ष, वट वृक्ष सदैव फूलते फलते और लहलहाते रहे। ऐसे अद्भुत चित्र अपनी काव्य संवेदना में खींचते हुए कहते हैं, मैं जमीन बना रहा, नीम और बबूग उगाता रहा, तालाब और झील के पानी को उबालता रहा, सूरज बनाता रहा अपने ही बीच निरंतर रोशनी के लिए, आओ तुम भी जमीन बन जाओ। मैंने अपने बीज वाक्य में इस जमीन बन जाओ अनिल जन्मेजय के बीज वाक्य को दृष्टांकित किया था, संदर्भित किया था, जिसमें जमीन बनना एक मुहावरा है और वह मुहावरा कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का द्योतक है। राष्ट्रीयता का द्योतक होने के कारण देशवासियों को, देशवासियों की भावभूमि को, देशवासियों के मानस में एक जमीन बनने की कल्पना व संकल्पना लेकर चलता है। तो कल्पना व संकल्पना लेकर चलने वाले राही कवि अनिल जन्मेजय कैसे कह पाते हैं कि कौन सी जमीन बनना है? जमीन नए राष्ट्र की, नए भारत की, और नए भारत की जमीन या नए भारत के नए राष्ट्र की संकल्पना कैसी? एक देश, एक भाषा की जमीन तैयार करना चाहते हैं। अपनी जमीन जिसमें अपनी ही भाषा में बात कर सकें, एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो, और देश को भाषा व जाति के आधार पर बंटने देने से बचाने की जमीन को एक कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश जो मैं जमीन बन रहा, यह जमीन बन जाओ कि मुहावरा के साथ अपनी संकल्पना को उद्घाटित करते हैं। दरअसल जमीन बन जाओ अगर राष्ट्रीयता का द्योतक है तो यह एक आह्वान भी है भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, भारतीय बोध का, भारतीयता राष्ट्रीय बोध का, राष्ट्रीय स्वर का, राष्ट्रीय जागृति का, राष्ट्रीय चेतना का। यह जमीन भारतीयता की जमीन है जो भारतीय मानस में, भारतीयों के मानस में राष्ट्रीयता के बीज बो देना चाहती है या बोती हुई प्रतीत होती है। ऐसी काव्याभिव्यक्ति की यात्रा में स्वप्निल श्रीवास्तव की संवेदना भी झिलमिलाती हुई समक्ष आती है और वो कहते हैं, वर्षा में भींगते हुए धान के खेत, वर्षा में भींगते हैं धान के खेत, हरे रंग की साड़ी में भींगती है युवती, युवती के मन के भीतर युवा हो रहा है हरापन। दरअसल ये हरापन ही है जो नए भारत की संकल्पना लिए युवती के मानस में हिलोरे मार रहा है। इतना ही नहीं, यह हरापन
नए राष्ट्र की संकल्पना है, नए राज्य की संकल्पना, नए देश की संकल्पना है, नए भारत की संकल्पना है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की असल बुनियाद है। इसलिए यहाँ के निवासियों के मानस में एक भारत जैसी राष्ट्रीयता के तत्व गतिमान है, जिसे कवि मन की राष्ट्रीयता का बोध या राष्ट्रीय मर्यादा भी कह सकते हैं। अब मैं ऐसे हरकारा कवि की ओर लेकर चलता हूं जिन्होंने राष्ट्रीयता के और भी आदर्श घटक तत्व हैं जिनको समक्ष लाने का प्रयास किया है। सन 1960 के बाद की हिंदी कविता को अलग आयाम देने वाले, अलग मुहावरा देने वाले, अलग अर्थ गणन करने वाले, अलग भावभूमि तैयार करने वाले, जिसमें केवल और केवल राष्ट्रीयता के स्वर, राष्ट्रीयता के भावबोध ही उसमें प्रस्फुटित होते हैं। ऐसे हरकारा कवि जगुड़ी की काव्याभिव्यक्ति है। वो कहते हैं, एक एक कण की गाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी, आती जाती रोशनी का तट है। जमीन की भाषा में जमीन को, पानी की भाषा में पानी को कहना कितना मुश्किल है। ये कवि कह रहा है कि जमीन की भाषा में जमीन को और पानी की भाषा में पानी को कहना कितना मुश्किल है। यह कह सकूं और यहाँ रह सकूं, यह भी कितना मुश्किल है। तो ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्र नए की संकल्पना है कि जहां एक देश, एक भाषा हो, जहां देश बंटता ना हो, भाव, भाषा, जाति के आधार पर, रंग और रूप के आधार पर, ऐसी भाषा की ऐसे कहने की वकालत करते हैं। यही तो राष्ट्रीयता है, जो एक राष्ट्र एक भाषा का स्वरूप भी है, संकल्प भी है और प्रादर्शन भी है। वो यह भी कहते हैं, बयान देते हैं, कवि को बयान देना पड़ता है, जैसे अदालत के कटघरे में खड़े होकर या तो अभियुक्त को या वादी को, प्रतिवादी को अथवा वकील को, या हर दृष्टि से कवि अपने को पाता है, अपने को खड़े करता है, कटघरे के भीतर, कटघरे के बाहर, अदालत में, न्यायमूर्ति के समक्ष, और कहता, मेरी कविता हर उस इंसान का बयान है जिसके मानस में क्या चल रहा है, यह श्रेष्ठ एक भारत, श्रेष्ठ भारत का, एक राष्ट्र एक भाषा का। मेरी कविता हर उस इंसान का बयान है जो बंदूकों की गोदाम से अनाज की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई आज भी एक बच्चा लड़ता है। मैदानों के बीचों बीच उनसे पूछता हूं कि घरों को भी खंदकों में क्यों बदल रहे हो। नाटक जारी है, उनकी जो काव्य कृति है, उसकी ये पंक्तियां, उनकी अमर पंक्तियां, उनकी ये बेजोड़ पंक्तियां हमें राष्ट्रीयता के या देश को बटने ना देने की मुनादी करती हुई प्रतीत होती है। आलोक धनवा का नाम भी समकालीन कवियों में बड़े शुमार से लिया जाता है। हिंदी जगत में उन्होंने भी अपनी काव्य संवेदना के माध्यम से नए अध्याय गढ़े और उन अध्यायों में राष्ट्रीयता के तत्व बेशुमार मिलते हैं। उनकी कविता गोली दागो पोस्टर या जनता का आदमी जैसे सशक्त राष्ट्रीयता के बोध से परिचय कराती है। वे कहते हैं, मैं जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूं, जिस जमीन पर मैं चलता हूं, जिस जमीन को मैं जोतता हूं, जिस जमीन में मैं बीज बोता हूं, जिस जमीन से अन्न निकालकर मैं गोदामों तक ढोता हूं, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है। वे यह भी कहते हैं कि अक्सर यह कविता लिखते हुए मेरे घुटनों से किसी अज्ञात समुद्री यात्री की नाव टकरा जाती है और फिर एक नए देश की
खोज शुरू हो जाती है। उस देश का नाम वियतनाम ही हो, कोई जरूरी नहीं। उस देश का नाम बाढ़ में बह गए मेरे पिता का नाम भी हो सकता है, मेरे गांव का नाम भी हो सकता है। मैं जिस खलियान में अब तक अपनी फसलों, अपनी पंक्तियों को नीलाम करते आया हूं, वह भी हो सकता है। तो यहाँ जो नया देश है, वह हमें सम्मिलित अर्थ का बोध कराता है। यह संदेश देता है, यह संकेत देता है, सचेत करता है, सावधान करता है, जागृत करता है, बोध कराता है, भीतर के मानस को जगाता है, भीतर के मनुष्य को जो है वह उठाता है, उन्हें पुकारता है, कहता है कि नया देश की खोज यानी नए भारत की संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब एक भाषा हो, एक देश, एक भाषा हो। भारत बटेगा नहीं धर्म और जाति के आधार पर, भाव और भाषा के आधार पर, क्षेत्र और वाद के आधार पर, रंग और रूप के आधार पर। नए भारत का संकल्प ही इस तरह का नए देश की शुरुआत होती है। समकालीन कवियों की कविता में जितने विचार, सशक्त विचार हैं, उतनी ही उनकी भाषा सरल और सधी हुई है, जिससे कविता बड़ी आसानी से समझ में आती है और हमारे मानस पर, हमारे कानों पर, हमारे हृदय पर जो है राष्ट्रीयता के गंभीर अर्थ को प्रतिपादित करती है, झंकृत कर देती है पाठक को, झंकृत कर देती है श्रोता को, और उनके मानस में राष्ट्र और राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीयता के बीज बो देती है, स्थापित कर देती है, अमिट बना देती है। ऐसे स्वच्छ चरित्र, ऐसे राष्ट्रीय चरित्र अंकित करने वाले मंगलेश डबराल भी समकालीन कवियों में विशिष्ट हैं। वो कहते हैं, यह कविता नहीं है, पंक्तियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगलेश डबराल कहते हैं, यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है, जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। यह गोली दागने की समझ से तात्पर्य है राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीयता बोध से है, राष्ट्रवाद की समझ से है, राष्ट्र राष्ट्रीयता की समझ से है। यहाँ यह सम्मिलित अर्थ का बोधक है। मैं बार बार उन बीज शब्दों की ओर इंगित कर रहा हूं, जिसमें कहा गया कि कैसे देश को बंटने नहीं देना है, कैसे एक देश एक भाषा होगी, यानी एक देश की एक भाषा होगी, तो हम यानी हमारा देश आज जो विकासशील है, विकसित देश होगा। और जिस दिन विकसित देश होगा, उसी दिन नए भारत की संकल्पना पूरी होगी, नए राष्ट्र की संकल्पना पूरी होगी और भारत का नक्शा फिर से तैयार होगा। ऐसी समझ, ऐसी राष्ट्रीयता की समझ समकालीन हिंदी कविताओं का, समकालीन हिंदी कवियों का आदर्श है। राष्ट्र के हर उस चरित्र का, उस परंपरा का गौरव है तथा कलमकार से लेकर सिमसाध जीवन जीने वालों की भारतीयता का सच्चा चित्रांकन है। इतना ही नहीं, भारतीय बीज, पानी और जमीन का एहसास कराती है समकालीन कवियों की कविताओं, और कविता का अर्थ विस्तार करती है, जैसे जिससे यह प्रतीत होता है कि कैसे एक देश की सीमा का विस्तार होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये तमाम तरह के रिश्तों को भी मजबूत करती है, और यह रिश्तों की मजबूती राष्ट्रीयता के तत्वों के बिना संभव नहीं है। इसके अलग हमें समकालीन ही कवि एक शख्सियत हैं, कुमार विकल, जिन पर एक गांव का नाम पर दिखाई देता है। स्कूल से लौटकर मेरा बच्चा जब अपनी भूगोल की पुस्तक में उस गांव का नाम नहीं ढूंढ पाता, तो मुझसे पूछता है कि यह गांव देश के नक्शे पर क्यों नहीं है। देश का नक्शा राष्ट्रीयता का आदर्श है, राष्ट्रीयता का ही एक अस्मिता है, राष्ट्रीयता से ही बनता है, और राष्ट्रीयता के घटक तत्वों से
आप परिचित ही हो गए हैं। अतः भाव, भाषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विशिष्टता के तत्व इसमें निहित होते हैं, जिसे वह बच्चा ढूंढना चाहता है। विष्णु खरे, जो काव्य में विषय वैविध्य के लिए जाने जाते हैं, अपने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही स्तर पर, और वे कविता को एक नया अध्याय जोड़ते हैं, नया आयाम देते हैं और कहते हैं, क्या हरियाणा का नक्शा रखते हो? इंडिया का रेलवे मैप होगा? फीमेल का इन डेप्थ चार्ट है क्या? कॉलेज के दो लड़के हंसकर पूछते हैं। तो लीलाधर मंडलोई भी एक बड़ा नाम है, जिनकी पहचान दिल के किस्से से लेकर कविता के तिर्यक से बनती है। कविता की लंबी यात्रा तय करते हुए राष्ट्रीयता के ऐसे मूल्य पाठकों को, भारतीयों को, भारतीय मानस को सौंपते हैं और कहते हैं, मेरे मेज पर टकराते हैं शब्द से शब्द, एक चिंगारी उठती है और कविता में आग की तरह फैल जाती है। आग नहीं तो कविता नहीं, यह बात मैंने बीज शब्द में, बीज वाक्य में कहा है कि कविता नहीं तो आग नहीं, आग नहीं तो कविता नहीं, आग नहीं तो कविता नहीं। यह राष्ट्रीयता का विशिष्ट मुहावरा है, क्योंकि राष्ट्रीयता नहीं, या राष्ट्रीयता के बिना राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं। कुंवर नारायण की पंक्तियां समयाभाव है, मुझे समयाभाव है थोड़ा सा, तो मैं कविता कविता का कुछ यहाँ जिक्र करूंगा और कुछ कुछ जो इसकी आदर्श पंक्तियां हैं उनको ही रखूंगा। कुंवर नारायण अपनी कविता में राष्ट्रीयता के बीज अधिरोपित करते हुए कहते हैं, देश का इतिहास कुछ यूं बना कि सिकंदर के खिलाफ होरस, बाबर के खिलाफ सांगा, शेर के खिलाफ हुमायूं, जब भागे कुछ ले गए अपने ही हाथियों से, जब लड़े आपस में, जब मरे भगदड़ में। जब भाईचारा खत्म होते जाएगा तो यही स्थिति होगी, और भाईचारा अगर होगी तो निसंदेह हम सब में एक राष्ट्र की संकल्पना बनी होगी। हम यह भी देखते हैं कि भगवत रावत एक अलग तरह का लोक, एक अलग तरह का आदर्श, एक अलग तरह की संवेदना, एक अलग तरह की भावभूमि और एक अलग तरह का जो है नक्शा तैयार करते हैं। और वह नक्शे में जब कोई भी आएगा तो वो किस तरह से आएगा, क्या क्या लेकर आएगा, किस उम्मीद से आएगा, इसके संकेत भी हमें मिलते हैं। और वे सारे संकेत राष्ट्रीयता के आदर्श तत्व हैं। वो कहते हैं, अब की बार जब तुम भारत आना, अब की बार जब तुम भारत आना तो सिर्फ टीवी पर ही नहीं, भोपाल भी आना। यकीन करो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, बच्चे तो तुम्हें छू कर देखना चाहते हैं। इस तरह की काव्याभिव्यक्ति हमें भीतर से झकझोर देती है। समकालीन कविता की यह संवेदना कहीं ना कहीं हमें इस तरह राष्ट्रीयता के बोध कराती है, राष्ट्रीयता के तत्वों से जोड़ती है। कुबेर दत्त भी इसी तरह अपनी कविता की रंगशाला में देश के, यानी देश के जो तत्व हैं, राष्ट्रीयता के जो तत्व हैं, देश के बुनियादी तत्व हैं, उन पर अपना जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि देश से बड़ा देश नहीं होता, देश से बड़ा नहीं होता आदमी, देश से बड़ा नहीं होता मजदूर किसान, देश से बड़ा नहीं होता देश भी, देश से बड़े सिर्फ होते हैं देश के पालक और संचालक, यानी देश से बड़ा उसकी देशीयता ही होती है। इस तरह तमाम समकालीन कवियों की काव्य संसार रचनाओं को देखेंगे तो हमें पूरी की पूरी दुनिया दिखाई देती है, और वह दुनिया जिसमें राष्ट्रीयता के तत्व मौजूद होते हैं, वह भी अलग अलग संदर्भों और अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में। इस तरह राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता राष्ट्रबोध के बिना या बिना अर्थ का जीवन ही होगा। जिस राष्ट्र में राष्ट्रीयता थी वह राष्ट्र नहीं कहलाता, उस राष्ट्र में भाईचारा भी नहीं होता। तो हमें अपने भाईचारे के लिए, एक नए राष्ट्र के लिए, एक आदर्श राष्ट्र के लिए, एक देश
एक भाषा के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, देश को बंटने ना देने के लिए जो है इस तरह का संकल्प समकालीन कवियों की कविताओं में है और उनकी कविताओं के यही आदर्श घटक तत्व हैं। अरुण कमल की कविता के साथ मैं अपनी बात को जब वो कहते हैं, यह वो समय है जब शेष हो चुका है पुराना और नया आने को शेष है, नया आने को शेष है, यानी नई भारत की संकल्पना हम सबके समक्ष है और हमें संकल्प लेना होगा नई भारत को गढ़ने के लिए, जिसमें एक भाषा, एक देश, एक भाषा हो, जिसमें हम देश को बंटने नहीं देना है, बल्कि हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत के साथ उसको आगे कारवां को आगे बढ़ाना है। इतिहास को हाजिर नाजिर जानकर जो भी कहा गया सच ही कहा गया था, मगर कुछ और जो कहा जाता तो सच और भी सच हुआ होता। जय भारत, जय हिंद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आदरणीय मनीष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। आपका ये व्याख्यान हम लोगों ने, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कविताओं को लेके, कविताओं के लोक पक्ष को लेके, उनके प्रतीकों को लेके सर लगातार काम कर रहे हैं और समकालीन कविताओं में राष्ट्रीयता बोध जो आज का हमारा विषय था, आप देखें कि लगभग मैं देख रहा था जितने भी बड़े कवि हैं जो समकालीन कविता के लिए जाने जाते हैं, अरुण कमल से लेके मंगेश डबराल तक, सबको सर ने सबकी तरफ इंगित किया और सबके काव्य के बीच से जो मूल तत्व था राष्ट्रीयता का, उसको प्रतीक बनाकर उन्होंने आज का अपना व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित रखा। निश्चित तौर पे हमारे जो साथी, जो विद्यार्थी, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, जो कविताओं पे काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीयता से जुड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य की समकालीन कविता को देखना और समझना चाहते हैं, उनके लिए ये व्याख्यान निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर आप इसको इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा के लिए ये एक निधि हो गई, ये हमेशा पे यहाँ पे सुरक्षित रहेगी और अध्येताओं के लिए एक रेफरेंस का काम करेगी। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर चंदेला सर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर आपको।